खुशामदीद है बेटा आप सबका। तो चलिए जी आज हम स्टार्ट कर देंगे नहायत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका चैप्टर एवोल्यूशन है, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। उसका नाम है हार्डी वेनबर्ग्स लॉ। तो बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है हार्डी वेनबर्ग्स लॉ है। बेटा मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो क्लास है, ये जो टॉपिक है हार्डी वेनबर्ग्स रूल भी जिसको कहते हैं या जिसको हार्डी वेनबर्ग्स लॉ भी कहते हैं, बेटा हम इसको वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन टू पार्ट्स। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक इन टू लेक्चर्स। पहले लेक्चर में हम देखेंगे ये जो लॉ है, हार्डी वेनबर्ग्स लॉ है, व्हाट डज इट स्टेट, ये क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है। और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे एक इक्वेशन डिराइव होती है इस लॉ से जिसको हम बोलते हैं हार्डी वेनबर्ग्स इक्वेशन। और हम देखेंगे व्हाट इज द स्कोप ऑफ दैट इक्वेशन, वो इक्वेशन जो है वो किस लिए यूज होती है, उस इक्वेशन से हम क्या क्या एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। और मोस्टली नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल जो आता है एवोल्यूशन में, वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ हार्डी वेनबर्ग्स इक्वेशन। तो हार्डी वेनबर्ग्स इक्वेशन को समझने के लिए, उसके फीचर्स को समझने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हार्डी वेनबर्ग्स रूल। तो ये जो हार्डी वेनबर्ग्स रूल है, पहले मैं आपको बता दूं ये दो साइंटिस्ट थे, दो जेनेटिस्ट थे इन 1908 में। एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, इंग्लैंड के एक बहुत ही होनहार मैथमेटिशियन थे। He was named as G.H. हार्डी। बेटा उनका नाम था G.H. हार्डी। और थे बेटा एक जर्मनी के फिजिशियन, एक जर्मन फिजिशियन थे जिनका नाम है वेनबर्ग, W.वेनबर्ग। तो इन्होंने ये लॉ जो दिया है जिसको हम बोलते हैं हार्डी वेनबर्ग्स रूल। तो हार्डी वेनबर्ग्स रूल और हार्डी वेनबर्ग्स लॉ आप पहले याद रखेंगे। इट वाज प्रपोज्ड बाय G.H. हार्डी एंड वेनबर्ग, इसीलिए इसको बोलते हैं हार्डी वेनबर्ग्स रूल। G.H. हार्डी जो थे वो एक मैथमेटिशियन थे, ब्रिटिश मैथमेटिशियन, और ये जो वेनबर्ग थे वो एक जर्मन फिजिशियन थे। तो ये जो लॉ इन्होंने दिया है जिसको हम बोलते हैं बेटा हार्डी वेनबर्ग्स रूल, ये क्या कहता है। ये बड़ा ही सिंपल लॉ है, इसको समझना बड़ा इजी है। इसके बाद हम एक्सट्रैक्ट करेंगे इससे एक इक्वेशन। वो इक्वेशन क्या है, इट स्टेट्स दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये जो लॉ है ये कहता है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स। आपको पता है जो भी कोई पॉपुलेशन होती है, जो इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं, द कैरेक्टर्स आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डीएनए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जीन्स। जीन्स जो होते हैं, हर एक जीन के एलील्स होते हैं, किसी के 2 एलील्स, किसी के ज़्यादा एलील्स होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा जीन पूल और जीन फ्रीक्वेंसी, एलील फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो ये कहते हैं कि एक पॉपुलेशन जो है उसमें फ्रीक्वेंसी जो होगी डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स in a population
एक पॉपुलेशन में डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स की जो फ्रीक्वेंसी, याद रखिए फ्रीक्वेंसी, इट रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो हार्डी वेनबर्ग्स रूल जो है इट स्टेट्स दैट कि एक पॉपुलेशन जो होती है, इन ए पॉपुलेशन एक पॉपुलेशन में frequency of dominant and recessive alleles in a population, the frequency of dominant, आपको पता है, मैंने आपको बताया है डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी जो होती है और रिसेसिव एलील की जो फ्रीक्वेंसी होती है, हम उसको P और Q से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट, स्मॉल p एंड स्मॉल q। तो ये कहते हैं एक पॉपुलेशन जिसमें फ्रीक्वेंसी, एक पॉपुलेशन जो होती है उसमें फ्रीक्वेंसी डोमिनेंट एलील्स, जो उनका जीन पूल होगा, पॉपुलेशन के जो मेंबर्स होंगे, जो उस पॉपुलेशन के मेंबर्स में जीन पूल होगा, उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स विल रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, बट देयर आर सम कंडीशंस, लेकिन कुछ शराइत होगी, कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। एक पॉपुलेशन में डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स की फ्रीक्वेंसी जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है इट विल रिमेन कांस्टेंट, बट देयर आर सम कंडीशंस। तो कंडीशन ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं पहली कंडीशन ये होनी चाहिए, ये फ्रीक्वेंसी डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स की कांस्टेंट तभी रहेगी। तो पहली कंडीशन ये बोलते हैं दैट द फर्स्ट कंडीशन इज द पॉपुलेशन, ये जो पॉपुलेशन स्टडी करेंगे, द पॉपुलेशन शुड बी लार्ज, ये जो पॉपुलेशन है ये पॉपुलेशन होनी चाहिए बड़ी, इट शुड नॉट बी अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन, इट शुड बी अ लार्ज पॉपुलेशन। और दूसरी बात क्या कहते हैं, इस पॉपुलेशन के जो मेंबर्स होंगे, उन पॉपुलेशन के मेंबर्स में होनी चाहिए रैंडम मैटिंग, ये जो मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन है देयर शुड बी रैंडम मैटिंग बिटवीन द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, दैट मीन्स पॉपुलेशन के मेंबर्स जो होने चाहिए उन सारे मेंबर्स के दरमियान होनी चाहिए रैंडम मैटिंग, दैट मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी सिलेक्शन, देयर शुड नॉट बी एनी फेवरेटिज्म, देयर शुड नॉट बी एनी सेक्चुअल सिलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम डोमेस्टिक एनिमल्स को पाल रहे हैं, तो जो डोमेस्टिक एनिमल्स में हम जो पालते हैं, तो उन डोमेस्टिक एनिमल्स की पॉपुलेशन जो होती है हम वहाँ सिलेक्ट करते हैं हेल्दी एनिमल्स को, उनको इंटरब्रीड कराते हैं। लेकिन ये कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, एक पॉपुलेशन जो है वो लार्ज होनी चाहिए और उस पॉपुलेशन में देयर शुड बी रैंडम मैटिंग बिटवीन द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। और दूसरा ये क्या कहते हैं दैट ऑल द मेंबर्स, इस पॉपुलेशन के सारे मेंबर्स जो होंगे, ऑल द मेंबर्स शुड बी फर्टाइल, ये जो मेंबर्स होंगे इस पॉपुलेशन में, ऑल द मेंबर्स शुड बी फर्टाइल, दैट मीन्स ऑल द जीनोटाइप्स आर इक्वली फर्टाइल, ये जो पॉपुलेशन है सारे के सारे मेंबर्स फर्टाइल होने चाहिए, एंड देयर मस्ट बी रैंडम मैटिंग, देयर शुड नॉट बी एनी सॉर्ट ऑफ सिलेक्शन, और ये कहते हैं दैट देयर शुड बी नो म्यूटेशंस, जो कि ज़्यादातर पॉसिबल नहीं होगा कि जो म्यूटेशंस होते हैं, म्यूटेशंस शुड नॉट बी देयर। और साथ में ये कहते हैं दैट देयर शुड बी नाइदर एमाइग्रेशन नॉर देयर शुड बी इमिग्रेशन, ये याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है। तो हार्डी वेनबर्ग्स रूल क्या कहता है,
हार्डी वेनबर्ग्स रूल कहता है कि एक पॉपुलेशन में जो मेंबर्स होंगे, आपको पता है हर एक पॉपुलेशन इज ए नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज प्रेजेंट इन एन एरिया। एक पॉपुलेशन में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उनका जो जीन पूल होगा, उनमें जो जीन्स होंगे, सम टोटल ऑफ ऑल जीन्स, हम तो उसको बोलते हैं ना जीन पूल। तो उस जीन पूल में जो उनके डोमिनेंट एलील्स होंगे और रिसेसिव एलील्स होंगे, उन डोमिनेंट एलील्स और रिसेसिव एलील्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो रहेगी कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन आफ्टर जनरेशन। आपको पता है डोमिनेंट एलील की आप लिखते हैं स्मॉल पी से, रिसेसिव एलील की लिखते हैं स्मॉल क्यू से। ये कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील will be constant in a population, will be constant in a population from generation to generation. Frequency of dominant and recessive alleles in a population will be constant फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। लेकिन शराइत क्या है, ये जो पॉपुलेशन है इट शुड बी वेरी लार्ज। दूसरी बात, इस पॉपुलेशन के सारे मेंबर्स जो हैं दे शुड बी इक्वली फर्टाइल, वो सब के सब इक्वली फर्टाइल होने चाहिए। और तीसरी बात कहते हैं कि देयर शुड बी रैंडम मैटिंग बिटवीन द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। इन पॉपुलेशन के जो मेंबर्स हैं वहाँ पर कोई सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए कि ज़्यादा हेल्दी वंस और ज़्यादा डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स वाले एनिमल्स को इंटरब्रीड कराया जाए। नो, देयर शुड बी रैंडम मैटिंग। और ये कहते हैं कि म्यूटेशन जो है वहाँ म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए। और इसका मतलब साथ में ये कहते हैं कि ना उस पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन स्टडी करेंगे उसमें बाहर से मेंबर्स नहीं आने चाहिए, ना ही उस पॉपुलेशन के मेंबर्स वहाँ से बाहर जाए। सपोज ये एरिया है, ये इसमें ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यहाँ से कुछ मेंबर्स बाहर नहीं जाने चाहिए। देयर शुड बी नो इमाइग्रेशन, मूविंग आउट ऑफ द पॉपुलेशन। और कोई मेंबर बाहर का अंदर इस पॉपुलेशन में नहीं आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इमिग्रेशन। इनवर्ड मूवमेंट इज कॉल्ड इमिग्रेशन एंड आउटवर्ड मूवमेंट इज कॉल्ड इमाइग्रेशन। तो ये कहते हैं एक पॉपुलेशन जिसमें ये सारे कैरेक्टर्स, ये पॉइंट्स अप्लाई होते हैं, उस पॉपुलेशन में जो पॉपुलेशन लार्ज होगी सारे मेंबर्स फर्टाइल होंगे, ऑल द मेंबर्स मस्ट बी फर्टाइल, देयर शुड बी रैंडम मैटिंग एंड देयर शुड बी नो म्यूटेशन एंड देयर शुड बी नाइदर इमिग्रेशन नॉर देयर शुड बी इमिग्रेशन। तो वहां पर क्या होगा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स विल रिमेन कांस्टेंट। अब आप कहेंगे सर फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स कांस्टेंट रहने का मतलब क्या होगा, उससे क्या होगा? अरे भाई, अगर फ्रीक्वेंसी डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स की जीन पूल कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब है नए जीनोटाइप्स अराइज नहीं होंगे। इसका मतलब है पुराना ही जीनोटाइप मेंटेन रहेगा, नए जीनोटाइप मेंटेन नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है ये ला हमें कहता है उस पॉपुलेशन में जो बड़ी लार्ज होगी और ये अप्लाई, ये पॉइंट्स अप्लाई उसमें होंगे, तो वहां पर frequency of dominant and recessive alleles will remain constant. That means new genotypes will not be created. When new genotypes will not be created, that means नए जीनोटाइप्स नहीं बन रहे हैं, तो इसका मतलब है न्यू कैरेक्टर्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड। व्हेन न्यू कैरेक्टर्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड, दैट मीन्स एवोल्यूशन का चांस ही नहीं है। एवोल्यूशन तो तभी होगा व्हेन देयर विल बी न्यू कैरेक्टर्स इन द पॉपुलेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एवोल्यूशन तो तभी होगा बेटा जब पॉपुलेशन में जब वो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेगी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन में कुछ चेंजेस आए, कुछ नए कैरेक्टर्स आए। नए कैरेक्टर्स आने का मतलब है नए नए जीनोटाइप्स आने चाहिए। नए जीनोटाइप्स का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन, ये जो जीन फ्रीक्वेंसी है, एलीलिक फ्रीक्वेंसी, ये चेंज होनी चाहिए। लेकिन ये अल्लाह में कहता है अगर उस पॉपुलेशन में ये 5 पैरामीटर्स फिट होते हैं तो वहाँ पर रिसेसिव और डोमिनेंट एलील्स, जीन फ्रीक्वेंसी, एलील फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब है नए जीनोटाइप्स अराइज नहीं होंगे। जब नए जीनोटाइप्स अराइज नहीं होंगे तो हम कहेंगे नए कैरेक्टर्स नहीं बनेंगे। व्हेन देयर विल बी नो कैरेक्टर्स, सो दैट मीन्स देयर विल बी नो एवोल्यूशन। तो हम कह सकते हैं वो पॉपुलेशन जो एक्सेप्ट करेगी हार्डी वेनबर्ग्स रूल को, दैट विल शो डाइवर्जेंस। वो पॉपुलेशन जो हार्डी वेनबर्ग्स
लॉ को एक्सेप्ट करेगी, दैट विल शो डाइवर्जेंस फ्रॉम एवोल्यूशन। वो पॉपुलेशन बेटा जो हार्डी वेनबर्ग्स रूल को एक्सेप्ट करेगी बेटा, उसका मतलब है वहाँ नए जीनोटाइप्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, नए कैरेक्टर्स नहीं प्रोड्यूस होंगे, तो इसका मतलब है वहाँ एवोल्यूशन के चांसेस कम होंगे, और हम कहेंगे वो पॉपुलेशन जो है दैट विल शो डाइवर्जेंस फ्रॉम एवोल्यूशन। और हम कहते हैं वो जो पॉपुलेशन है इट रिमेन्स इन अ सॉर्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, इट रिमेन्स इन अ सॉर्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। उस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं हार्डी वेनबर्ग्स इक्विलिब्रियम, उसको बोलते हैं हम बेटा हार्डी वेनबर्ग्स इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स ये जो पॉपुलेशन है इसमें नए कैरेक्टर्स डेवलप नहीं हो रहे हैं, एवोल्यूशनरी मटेरियल प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे एनी पॉपुलेशन दैट फॉलोज हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन, दैट मीन्स वो पॉपुलेशन जो है वो एवोल्यूशन की तरफ नहीं जा रही है, वहाँ नए स्पीशीज नहीं बन रहे हैं। तो वो पॉपुलेशन जो हार्डी वेनबर्ग्स रूल को मानेगी उसमें नए कैरेक्टर्स तो नहीं आ सकते, इसका मतलब है वो एवोल्यूशन की तरह नहीं चल रही है, वहाँ आप नई स्पीशीज और नए कैरेक्टर्स के बारे में मत सोचिए। अब इसी लॉ को हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलती है जिसको हम बोलते हैं बेटा हार्डी वेनबर्ग्स इक्वेशन, हार्डी वेनबर्ग्स इक्वेशन। अब वो हार्डी वेनबर्ग्स इक्वेशन क्या है और हार्डी वेनबर्ग्स इक्वेशन की इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, दैट इज वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। वहां से आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं। हार्डी वेनबर्ग्स इक्वेशन क्या है बेटा, हार्डी वेनबर्ग्स इक्वेशन वो इक्वेशन है विच हेल्प्स अस इन टू थिंग्स। एक तो हमें वो मदद करती है टू कैलकुलेट frequency of dominant and recessive alleles, और दूसरा वो हमें मदद करती है टू कैलकुलेट द जीनोटाइप्स। जो पॉपुलेशन होती है उस पॉपुलेशन के मेंबर्स में एक तो हमें मदद देगी टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील्स, और साथ साथ हमें वो ये भी पता करने में मदद देगा कि उस पॉपुलेशन में जीनोटाइप्स क्या हैं, कितने इंडिविजुअल्स होमोजाइगस हैं, कितने इंडिविजुअल्स हेटेरोजाइगस हैं, कितने इंडिविजुअल्स होमोजाइगस डोमिनेंट हैं, कितने इंडिविजुअल्स हेटेरोजाइगस हैं, कितने इंडिविजुअल्स होमोजाइगस रिसेसिव है। आपको पता है एक पॉपुलेशन में जो मेंबर्स होंगे देयर विल बी सम मेंबर्स व्हिच विल बी होमोजाइगस, there will be some members which will be heterozygous, some members will be homozygous dominant and some members will be homozygous recessive। इसी को तो हम बोलते हैं ना जीनोटाइप्स। डोमिनेंट होगा होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस रिसेसिव या होंगे हेटेरोजाइगस, उसी को तो हम बोलेंगे जीनोटाइप। हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन से हम एक पॉपुलेशन में एलील फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं, हम जीनोटाइप्स को स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं अगर हमारे पास एक पॉपुलेशन है उसमें हम स्टडी करते हैं कैरेक्टरिस्टिक, एक हम एक पॉपुलेशन में एक कैरेक्टर स्टडी करते हैं, सपोज वी आर स्टडिंग द कैरेक्टर इन अ पॉपुलेशन, सपोज टॉलनेस, टॉलनेस इज अ कैरेक्टर। तो टॉलनेस के लिए सपोज एलील्स जो हैं एक होता है डोमिनेंट एलील, दूसरा होता है रिसेसिव एलील। तो इस लॉ की मदद से हम देख सकते हैं एक पॉपुलेशन में इस डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी कितनी है जिसको हम बोलते हैं स्मॉल पी। हम ये भी देख सकते हैं इस रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी क्या है, स्मॉल क्यू। डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं स्मॉल पी से, और रिसेसिव एलील कितनी पॉपुलेशंस में है उसको तो हम बोलते हैं ना फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील। हम ये भी देख सकते हैं कितने इंडिविजुअल्स हैं ऐसे, कितने इंडिविजुअल्स हैं ऐसे, कितने इंडिविजुअल्स हैं ऐसे, जिनको आप बोलते हैं
होमोजाइगस डोमिनेंट, एक पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल्स हैं होमोजाइगस रिसेसिव, एक पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल्स हैं हेटेरोजाइगस। ऑल दीज पैरामीटर्स, ये सारे हमें पता चलेंगे जब हमें समझ आएगा कि हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन क्या है। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन। इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको सिखाऊंगा ताकि अगर नीट में आएंगे तो आप इजीली वो कर सकें। लेकिन पहले आपको समझना होगा कि हार्डी-वेनबर्ग रूल क्या है। हार्डी-वेनबर्ग रूल दरअसल दो साइंटिस्ट्स ने दिया है। एक थे मैथमेटिशियन, ब्रिटिश मैथमेटिशियन जिनका नाम था G.H. हार्डी, और दूसरे थे एक फिजिशियन जिनका नाम था वेनबर्ग। दोनों ने मिलके वो जेनेटिक्स पर बड़ा काम करते थे, पॉपुलेशन जेनेटिक्स पर काम करते थे। उन्होंने वो लॉ दिया है। ये लॉ दरअसल में हमें कहता है कि किस पॉपुलेशन में एवोल्यूशन के चांसेस नहीं है। जिस पॉपुलेशन में एवोल्यूशन के चांसेस नहीं है उसका मतलब है एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस उस पॉपुलेशन की नहीं है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस पॉपुलेशन में एवोल्यूशन के चांसेस नहीं है, किस पॉपुलेशन की एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस नहीं है? उस पॉपुलेशन की जो बड़ी होगी, जहाँ रैंडम मैटिंग नहीं होगी। ये वहाँ कुछ मेंबर्स जो हैं वो फर्टाइल नहीं होंगे, वहाँ पर सिलेक्शन होगा, वहाँ पर म्यूटेशन होगी, या वहाँ पर इमिग्रेशन होगा। तो बेटा ये जो है ये हार्डी-वेनबर्ग रूल कहते हैं कि एक पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स की जो फ्रीक्वेंसी है, डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स की फ्रीक्वेंसी वो कांस्टेंट रहेगी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। दैट मीन्स देयर विल बी नो चेंज इन द जीनोटाइप। When there is no change in the genotypes, that means there will be no introduction of new characters. When there are no इंट्रोडक्शन, देयर इज नो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कैरेक्टर्स, नए जीनोटाइप्स नहीं बन रहे हैं भाई। नए जीनोटाइप्स जब नहीं बनेंगे तो नए कैरेक्टर्स कैसे बनेंगे? जब नए कैरेक्टर्स नहीं बनेंगे तो कैसे आप सोच सकते हैं एवोल्यूशन होगा? लेकिन किस पॉपुलेशन में ऐसा होगा? ये कहते हैं द पॉपुलेशन शुड बी लार्ज, random matching should be there, all the members should be equally fertile, and there should be no mutations. याद रखिए, there should be no mutations. There should be no mutations, and there should be neither immigration nor there should be emigration. ऐसी पॉपुलेशन की एवोल्यूशन की कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगी। तो वो पॉपुलेशन जो इस लॉ को ओबे करेगा, हम कहेंगे दैट शोज डाइवर्जेंस फ्रॉम एवोल्यूशन, दैट डज नॉट एक्सेप्ट, जो इस रूल को एक्सेप्ट करेगी वो एवोल्यूशन से दूर है, वो एवोल्यूशन की तरफ नहीं जा रही है, और वो पॉपुलेशन जो है एक इक्विलिब्रियम में होगी जिसको हम बोलते हैं हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। अब बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन क्या है और उसकी स्कोप क्या है। उम्मीद है बेटा आपको समझ आया होगा। तो बेटा इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो इसी के साथ बेटा मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह आपका और मेरा हाफिज़ व नासिर, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।